आज बच्चों हम लोग थर्मोडायनामिक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है हीट कैपेसिटी। क्या नाम है इसका? हीट कैपेसिटी। यहां मैं लिख रहा हूं हीट कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसमें आपको आपने देखा होगा सीपी और सीवी के बारे में, ठीक है, एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम के बारे में। आज हम लोग उस टॉपिक के बारे में बात करें। इस वीडियो में केवल हम आपको हीट कैपेसिटी के बारे में ही बताएंगे। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी क्या होता है? आप देखो, हीट कैपेसिटी क्या होता है कि जब किसी सिस्टम को हीट दिया जा रहा है तो वो उससे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही केवल इंक्रीज करे, वही उसका हीट कैपेसिटी कहलाता है। जैसे मैं क्या बोलना चाहता हूं कि हीट कैपेसिटी और डोज कैपेसिटी वी डिफाइन एज विच इज heat given to the system and temperature raised 1 degree Celsius that are known as heat capacity। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं हीट कैपेसिटी क्या होता है, पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होता है तो नोट करना आप लोग। हीट कैपेसिटी आर दोज capacity we define as which heat given to the system। The heat capacity or dose capacity we define as which heat given to the system and raised only by 1 degree Celsius temperature, only by 1 degree Celsius temperature that are known as heat capacity। अब आप देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे कोई एक यहाँ जो सिलेंडर मान लो, एज्यूम करो कि क्या है, सिलेंडर है। अब ये कोई सिस्टम है, क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग थर्मोडायनामिक में दो चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। क्या क्या? पहला आपका देते क्या है, यहाँ पे पहला तो हम लोग देते हैं सिस्टम के बारे में, क्या देंगे? सिस्टम। दूसरा क्या देंगे? सराउंडिंग के बारे में। ठीक है, क्या क्या बात देंगे मैं पहले वीडियो बता चुका हूं, सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। अब क्या होता है, ये समझो कि क्या एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर कोई ना कोई तो एक फिक्स टेम्परेचर होगा, कोई ना कोई एक फिक्स प्रेशर होगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है, या हीट कैपेसिटी कहने का मतलब क्या है, यदि कोई सिस्टम है उसमें कोई ना कोई हीट होगा, यदि अलग से उस पर हम टेम्परेचर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? टेम्परेचर दे रहे हैं, तो इससे एनर्जी जो टेम्परेचर होगा, इसमें जितनी एनर्जी है या हीट है, उससे केवल 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही इंक्रीज करे, ज्यादा नहीं, ओनली बाई 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करे, उसी को ही हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। फिर बताते हैं कि हीट कैपेसिटी और डोज कैपेसिटी वी डिफाइन एज विच हीट गिवन टू द सिस्टम एंड रेज ओनली बाय 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दैट आर नोन एज हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब देखो, अब हीट कैपेसिटी होता है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी हर चीज को पहचानने के लिए कोई ना कोई तो सिंबल होता है। जैसे कि आप लोगों को, हमको, यदि कोई हमको पहचानना है तो हम लोग अपने नाम से पहचानते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो हीट कैपेसिटी होता है, हीट कैपेसिटी को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि वो सिंबल जहां भी दिखाई दे, समझ लेना आप वो क्या है, हीट कैपेसिटी है। कहां दिखाई दे? थर्मोडायनामिक में। ठीक है, अब देखो जो हीट कैपेसिटी, जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इंटरनल एनर्जी हुआ और एंथैल्पी हुआ। क्या क्या मैंने बताया था? इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इंटरनल एनर्जी को कैपिटल ई या कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था? एंथैल्पी को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक उसी प्रकार
ठीक उसी प्रकार हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां मैं लिख दे रहा हूं, लिख रहा हूं इट इज represented as कैपिटल सी। ओके, क्या होगा? कैपिटल सी। इसको यदि आपको थर्मोडायनेमिक के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना, देखो मैं फिर बता रहा हूं आपको, हमको क्या पढ़ना, ई एच एस जी ए। ये क्या मतलब, ई मतलब एंथैल्पी, ई मतलब इंटरनल एनर्जी, एच का मतलब एंथैल्पी, जी का मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, एच का मतलब ए का मतलब हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, और हीट कैपेसिटी क्या होता है? कैपिटल सी। ठीक है, अब क्या होता है, इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करता है। अब कहीं भी टर्म में आएगा सी, कैपिटल सी, तो क्या समझोगे आप? क्या है वो? हीट कैपेसिटी है। अब देखो हीट कैपेसिटी, यहां पर मैंने क्या बात किया कि जब हीट सिस्टम को दिया जा रहा है, तभी तो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहा है, तभी तो 1 डिग्री सेल्सियस रेज कर रहा है ना, उसको ही हीट कैपेसिटी। अब जब जो ये बात आया कि हीट सिस्टम को दिया जा रहा है, जब हीट सिस्टम को दिया जा रहा है, उस बेस पे दो कंडीशन क्रिएट होती हैं। When heat given to the system applied to condition, कौन से कंडीशन? पहला आएगा कि at the constant of volume, सेकेंड क्या आएगा? at the constant of pressure। ठीक है, at the constant of volume, सेकेंड क्या होगा? at the constant of pressure। यहां पे लिख दे रहा हूं, पहले आप इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां मैं लिख रहा हूं heat given to the system, heat given to the system apply to कंडीशन। जब सिस्टम को हीट दिया जा रहा है तो उस समय दो कंडीशन को अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, क्या क्या होगा? पहला तो क्या होगा बच्चों, फर्स्ट वर्ड होगा एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, सेकेंड क्या आएगा? एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, मैंने क्या बताया, जब हीट सिस्टम को दिया जा रहा है तो उस समय दो कंडीशन अप्लाई होगा। वो दो कंडीशन क्या हो? या तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो या तो प्रेशर कांस्टेंट हो। अगर दोनों का, अब हमको क्या देखना है कि वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं तो हीट कैपेसिटी का वैल्यू क्या आता है, क्या फार्मूला निकल के आता है हीट कैपेसिटी का। ठीक है, क्या फार्मूला निकल के आता है, उसको डिराइव कैसे करेंगे, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो ये जान लेते हैं कि जो एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी तो बात आता है। अब मैं कह लिख दूं हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम, क्या होगा इसका? अब देखो मैंने क्या बताया था कि यहां पे ये देखो कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम है, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हीट कैपेसिटी को? सी से। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये सी भी हो गया। ठीक है, अब क्या होता है? एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर हीट कैपेसिटी क्या है? सी है। क्या कांस्टेंट है? प्रेशर है, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सीपी। अगर बात कहीं आ गया व्हाट इज द सीपी, क्या अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द सीपी, तो आप क्या बताओगे? एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय सीपी। अब बोल जाएंगे व्हाट इज द सीवी, एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड एट सीवी। अब बात आता है कि हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है। तो को बच्चों फार्मूला निकालने के लिए बहुत इजी तरीका होता है। कहो कैसे? पहले तो आपको पता है कि हीट कैपेसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टेल मी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से। ठीक है, अब बात क्या हुआ था? सिस्टम को हीट दिया जा रहा है, यही मैंने बोला था, सिस्टम को हीट दिया जा रहा है तो हीट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से। किया? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हीट कहां से आया? भाई टेम्परेचर दिया मैंने ना,
मैंने तो टेम्परेचर दिया ना, तो यहां लिख दिया T। C इक्वल टू Q अपॉन T, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द हीट कैपेसिटी। क्लियर हुआ? क्या हुआ फॉर्मूला? C मतलब हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन T। C इक्वल टू Q बाई T, ये क्या है आपका हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है। अब हम लोग एक डिफाइन करेंगे, एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम पे वैल्यू कितना आएगा और एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर पे वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, अब देखना आप लोग यहां पर नोट कर लिए C इक्वल टू Q बाई T। अब देखो, जब सिस्टम को हीट दिया जा रहा है तो उस पर दो कंडीशन अप्लाई हो रहा है बच्चों। कौन कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है? वो कंडीशन दो है कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम को किया जाए और फिर जब कांस्टेंट हम लोग किसको करें? प्रेशर को करें। अब देखते हैं एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम को देख लेते हैं पहला। चलो यहां मैं पहला सॉल्व करता हूं। एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम, क्लियर? एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम। अब देखो, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे बच्चों कि C इक्वल टू Q बाई T। पहला भैया जिसके बारे में जान रहे हैं, ज्ञात करना है, उस मालिक को तो रखना पड़ेगा। अरे भैया ये तो आपका फार्मूला है कैपेसिटी का, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने पहले भी बता चुका हूं, जब जब हम लोग थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तब तक हमको वो एक फार्मूला ऐसा मिलेगा जो हम लोग के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ब्रह्मास्त्र ना, किसी चीज पर लगाओ निशाना सही जाता है, ठीक है, वापस नहीं आता है। तो हम लोग क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में, आप देखना, अगर नहीं पढ़े हो तो आप जाकर अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस करके यूट्यूब पे सर्च करना, वहां पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा जहां से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेंगे थर्मोडायनामिक्स के। ठीक है, अब देखो मेरे कहने का मतलब क्या, अब मैंने कहा अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ बच्चों एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है, हर जगह अप्लाई होगा। थर्मोडायनामिक फर्स्ट जितना भी पढ़ेंगे उसमें हर जगह उसका फार्मूला यूज होगा। बिना उसके यूज के कोई भी हम लोग कोई डेरिवेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। ठीक, मैंने कहा था थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ, मैं बता दे रहा हूं क्या होता है थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ। एनर्जी अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ, एनर्जी आर नॉट क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली वन ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट आर नोन एज थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ। क्या कह रहे हैं हम कि इस नियम के अनुसार, थर्मोडायनामिक के फर्स्ट लॉ के अनुसार, एनर्जी यानी ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, केवल उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, केवल ट्रांसफर कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट आर नोन एज थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ। मैंने क्या बताया था कि दो चीज से रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी, या तो कैपिटल ई या कैपिटल यू से। मैं कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो यहां पे थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ क्या होता है, डेल्टा ई इक्वल टू Q प्लस W। ये तो हुआ थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ। अब मैं इसको, ये तो हुआ ब्रह्मास्त्र, ठीक है, अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं Q इक्वल टू डेल्टा E माइनस W। भैया जब यहाँ पे इधर वैल्यू जाएगा तो निगेटिव में आएगा नहीं आएगा? आएगा ही। जब क्यों मैंने इधर किया, डेल्टा ई उधर गया तो माइनस में गया, बराबर के उधर गया ना तो माइनस में हुआ। अब मैंने बताया था आपको, जो वर्क का जो मैं टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था W की वैल्यू जो होती है वो PdV या P डेल्टा V होती है। ये स्मॉल अमाउंट चेंजिंग के लिए है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट चेंजिंग के लिए, या तो आप इसको P डेल्टा V लिख दो, चलो कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत ना हो, P डेल्टा V लिख दो आप, ठीक है। W का वैल्यू क्या माइनस P डेल्टा V, ये आपने निकाला था, पहले वीडियो अच्छा कर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब W की वैल्यू ये है, अब इस डाटा को हम इसमें पुट कर देते हैं, करके देखते हैं क्या वैल्यू आता है। अब देखो Q इक्वल टू डेल्टा E माइनस W और माइनस P डेल्टा, माइनस माइनस प्लस W
पी डेल्टा बी, डब्ल्यू की जगह पर क्या जाएगा, पी डेल्टा बी। ये तो आ गया। करना क्या है हमको, एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम पे। अब बच्चों मेरी बात सुनो, जब जब कोई भी या तो टेम्परेचर या तो वॉल्यूम या तो प्रेशर, यदि किसी भी चीज को यदि आप कांस्टेंट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब यहां पे जब पी डेल्टा वी यानी कि वी का वैल्यू, वी क्या है आपका, वॉल्यूम है। जो वॉल्यूम को मैंने कांस्टेंट किया है, यहां पे हेडिंग में लिखा हुआ है कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब क्या होता है, Q इक्वल टू डेल्टा ई प्लस जीरो। भैया वॉल्यूम को तो मैंने कांस्टेंट किया, तो कांस्टेंट जिस चीज को भी हम कांस्टेंट करेंगे उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। अपने ही दिमाग से सोचो कि जब किसी चीज का काम निकल जाता है तो उसकी मतलब क्या, उसकी आवश्यकता इंपॉर्टेंस देना जीरो कर देते हैं। जब इसको वॉल्यूम ही कांस्टेंट कर दिया गया है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब देखो, जब Q का वैल्यू, जब V का वैल्यू जीरो है तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, अब देखो Q इक्वल टू डेल्टा E हुआ ना। अब देखो भाई जीरो आ गया तो क्या लिखने का फायदा, जिसका कोई महत्वता नहीं उसको क्या करने से, उसको लेने से क्या फायदा, जीरो हो गया, हट गया। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, जो हीट होता है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। प्रूव हो गया ना, Q इक्वल टू डेल्टा E। अब इसको आप क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 3 मान ली। ठीक है। अब क्या होता है, जब Q इक्वल होता है डेल्टा E के, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दिए। अब क्या करते हो आप, अब ये करो, इक्वेशन नंबर 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन 1 में पुट करो तो डाटा क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा बताते हैं। अब देखो यहां पे मैं यहां लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है। देखो यहां पे क्या है, कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम को जब कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सीवी से। ठीक है। अब देखो Q की जगह पर क्या वैल्यू, Q की जगह डेल्टा ई लिख सकते हैं ना, Q की जगह पर डेल्टा ई लिख सकते हैं। अब डेल्टा ई Q की जगह पर है तो यहां क्या लिख देंगे, डेल्टा ई बाई टी हुआ। ये तो आपका वैल्यू निकल के आया एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी का जो वैल्यू होगा वो डेल्टा ई बाई टी होगा। या स्मॉल अमाउंट में लिख सकते हैं CV इक्वल टू डी बाई टी, या अदर फॉर्म में लिख सकते हैं CV इक्वल टू डेल ई बाई डेल टी। ठीक है। ये तो क्लियर हुआ। मैंने क्या बताया, एक बार ध्यान से समझना। एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम क्या है, जब मैंने आपको हीट कैपेसिटी का फार्मूला पता है C इक्वल टू Q बाई टी, मैंने माना इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ। थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन क्या होता है, फार्मूला डेल्टा ई इक्वल टू Q प्लस W। अब क्या होता है, Q को मैंने इधर किया, डेल्टा ई माइनस W आया, W का वैल्यू माइनस पी डेल्टा V होता है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस पी डेल्टा V हुआ। जब मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया तो वॉल्यूम क्या आया, जब वॉल्यूम कांस्टेंट तो वॉल्यूम का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो Q किसके बराबर हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, डेल्टा ई के बराबर हो जाएगा। अब हम Q की जगह पर डेल्टा ई को रख सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट किए तो कांस्टेंट वॉल्यूम है CV, कांस्टेंट वॉल्यूम है CV। जब CV कांस्टेंट वॉल्यूम है तो Q बाई टी कर दिए, Q की जगह पर मैंने लिख दिया डेल्टा ई अपॉन टी। ठीक है। ये तो आपका होता है एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम पे। आप तुरंत इसका बात करते हैं एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हीट कैपेसिटी का वैल्यू क्या आएगा, यही ना आएगा, किससे रिप्रेजेंट किया, Cp से। फिर वही चीज कि C इक्वल टू Q बाई टी, ये क्या है, हीट कैपेसिटी का फार्मूला है। ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको भी मान लो 1 है। यहां पे भी थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लो, यहां लिखता हूं मैं क्या, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। ठीक, क्या था, डेल्टा ई इक्वल टू Q प्लस
डब्ल्यू यही था ना, सीपी भी यही किए, सीपी भी यही कर रहे हो, लेकिन क्या डिफरेंस अभी बता रहे हैं आपको। अब यहाँ पे भी लिख सकते हो Q इक्वल टू डेल्टा E माइनस डब्ल्यू, लिख सकते हो ना। डब्ल्यू जहां पर, अब देखो यहाँ पर डब्ल्यू का वैल्यू क्या आएगा आपका, माइनस पी डेल्टा भी आएगा। डब्ल्यू जगह पर मैंने इसके पहले भी लिया था पी डेल्टा भी, क्योंकि मैंने जो वर्क एंड हिट पढ़ाया था, वीडियो में जाकर सर्च करना, वहां पर आपको मिल जाएगा। अब देखो ये क्यू है, डेल्टा ई है, यहां पर भी माइनस और माइनस प्लस पी डेल्टा भी हुआ। अब देखो यहां इंटरेस्ट, ये तो हिट का कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम, कांस्टेंट ऑफ प्रेशर, यहां तक तो बच्चों सेम है, यहां तक तो सेम है। अब देखो जो हीट कैपेसिटी है एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर पे, तो यहां पे Q इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी है। जो वॉल्यूम कांस्टेंट लिए थे तो पी डेल्टा वी का वैल्यू क्या हो गया था, जीरो हुआ था, नहीं हुआ था, पी डेल्टा वी का वैल्यू जीरो। लेकिन यहां पे जीरो नहीं होगा। अब बोलोगे सर कैसे? अब देखो यहां पे ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना तो ये इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, तो वैल्यू तो किसी का जीरो नहीं होगा। अब देखो कुछ समझ में आ रहा है आपको, ये किसकी वैल्यू है? थोड़ा माइंड पर प्रेशर दो कि ये कहां हम बताए थे कि डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी का वैल्यू किसके बराबर होगा? याद आ रहा है? चलिए नहीं याद आ रहा तो मैं बता दे रहा हूं आपको। जब मैंने एंथैल्पी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, यहां देखो, जब मैं आपको एंथैल्पी पढ़ाया था तो यहां पे एंथैल्पी का वैल्यू, एंथैल्पी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। वैल्यू क्या आता है, डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, यही ना आया था? यस और नो? आया था नहीं आया था? आया था ना। डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, यही तो डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी इसके बराबर है। किसके बराबर है ये? डेल्टा एच के बराबर है। तो क्या हम डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी की जगह पर डेल्टा एच को लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो यहां पे Q के जगह पर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी की वैल्यू डेल्टा एच लिख सकते हैं। लिख दिया मैंने, समझ में आया? यहां पे आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया? डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी किसके बराबर होता है? एच के। इसका वैल्यू मैंने जीरो क्यों नहीं किया? यहां पर तो प्रेशर जीरो होगा ना, वॉल्यूम तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो भाई वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का तो वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी जो है वो क्या है, आप किसके बराबर होता है? एंथैल्पी का। एंथैल्पी क्या कहा था? जब किसी सिस्टम, एंथैल्पी तो पहले हीट का फॉर्म होता है। एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या होता है? Enthalpy is a form of heat when heat absorbed to the system and given to the system at the temperature and the constant temperature and pressure, and it is the state function because its value depends upon the initial to final state। मैंने क्या कहा था? डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी जो वैल्यू आया, मैंने इसको प्रूव भी किया था। कैसे आया था? अगर आपको नहीं पढ़े तो आप जाकर पिछले वीडियो में देखना, वहां आपको मिल जाएगा। तब यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू लिखा। अब फिर मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं। इक्वेशन नंबर 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके, जब क्यू का वैल्यू डेल्टा एच है तो क्यू की जगह पर डेल्टा एच लिख सकते हैं ना? अरे हाँ कि ना? लिख सकते हैं ना? देखो अब यहां पे क्या है, पहले बच्चों बात क्या है, क्या कांस्टेंट है? प्रेशर, सीपी लिखेंगे ना, हीट कैपेसिटी सीपी लिखेंगे ना। अब देखो क्यू की जगह पर क्या वैल्यू आया है? डेल्टा एच, और क्या हो गया? टी। ये तो क्या होगा, एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर पे क्या फार्मूला निकल के आया? सीपी इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी। और आपको एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम पे क्या निकल के आया था? सीवी इक्वल टू डेल्टा ई बाई टी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? फिर बता दे रहा हूं, एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर पे सीपी हुआ, रिप्रेजेंट करते हैं, सी इक्वल टू क्यू बाई टी हुआ। फिर अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ क्या है? डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना।
Q बराबर डेल्टा E माइनस डब्ल्यू लिख सकते हैं। W का वैल्यू P डेल्टा V होता है, आपको मैंने बता चुका हूं। Q कहां से आया ये, Q जो है डेल्टा E प्लस P डेल्टा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस W जहां पर P डेल्टा V मैंने रखा। अब डेल्टा E प्लस P डेल्टा V किसके बराबर होता है, एंथैल्पी के बराबर होता है, यानी डेल्टा H के बराबर होता है। आपके मन में कोई क्वेश्चन उठ रहा है, नहीं उठ रहा है? उठ रहा होगा कि सर आप तो बता रहे हैं एंथैल्पी को, एक बार बताया था H, अब बता रहे हैं डेल्टा H, क्या है इन दोनों में डिफरेंस? बच्चों दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। H को एंथैल्पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं H से, बट डेल्टा का मतलब होता है चेंजिंग। हम लोग थर्मोडायनामिक में चेंजिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यानी किसी भी चीज को चेंज करें, E को या H को अगर चेंज कर रहे हैं तो डेल्टा H या डेल्टा E से ही रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हुआ? अब देखो डेल्टा H किए, अब इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किए तो Cp कांस्टेंट है, डेल्टा H बाई T ये आपका वैल्यू निकल के आया एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर पे। ठीक है, इसके शॉर्ट लो। इसका क्या आया था आपका, Cp का वैल्यू क्या आया, पहले तो आपका Cp का वैल्यू क्या आया, डेल्टा H बाई T ये आया। यहाँ पे लिखो, यहाँ Cp का वैल्यू क्या आया था, डेल्टा E बाई एक तो वैल्यू आपका ये निकल के आया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, आता भी है बीएससी का एग्जाम दो या आप इंटर में हो या किसी कंपटीशन में जाते हो तो पूछ भी सकता है कि Cp इज ग्रेटर देन द Cv। Cp जो होता है वो Cv के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा होता है, क्यों? यहां मैं क्वेश्चन के रूप में लिखवा दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं आपको, ये तो आप नोट कर लेना। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं y, ठीक है, y Cp is greater than Cv। ठीक है, यहां तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, कि Cp is greater than the Cv। क्यों? प्रूफ कैसे करेंगे कि Cp जो है वो Cv से क्या है, बड़ा है। Cp जो है वो Cv से बड़ा है, क्यों है? आदमी मन में क्वेश्चन था क्यों Cp बड़ा, क्यों Cv नहीं बड़ा है? प्रूव करते हैं, यहां लिखते हैं सॉल्व। अब देखो, अब बात होता है, पहले तो बात करते हैं Cp क्यों बड़ा है और Cv क्यों छोटा है। पहले Cv को जान लेते हैं कि Cv क्या है। अब देखना, अब एज्यूम करना ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, इसमें तो कोई ना कोई एनर्जी फिक्स होगा ही। अब देखना, जब इस सिस्टम को हीट दिया जा रहा है, दो चीज करेगा। सबसे पहले बात तो सिस्टम के अंतर्गत, इस सिस्टम के अंदर जो होगा वो हीट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहां लिख दो टेम्परेचर इंक्रीज इन सिस्टम, और अच्छे से और दिखाना चाहते हो तो लिखो टेम्परेचर इंक्रीज इन सिस्टम। ऐसे कर दो भाई, सिस्टम इंक्रीज कर रहा है, कर दोगे ना। अब देखो, अब तो भैया वॉल्यूम क्या है आपका, कांस्टेंट है। वॉल्यूम इसका क्या, ये जो वाल है, दीवार जो है, यही तो इसका सिस्टम का वॉल्यूम है। जब भैया ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो क्या ये इस पर कितना भी प्रेशर देंगे हटेगा, नहीं हटेगा। अब देखो, जैसे ये दीवार है, ठीक है, इस रूम का, ठीक है, इस रूम का जो वॉल्यूम फिक्स है, कांस्टेंट है। अब मैं इसमें कितना भी धक्का दूं, कितना भी आग लगा दूं इसमें, ठीक है, क्या ये अपने वॉल्यूम के ऊपर कोई वर्क करेगा, उसको एक्सपेंड करेगा ऊपर? नहीं करेगा, नहीं ना करेगा। यानी क्या कह रहा है, जो सिस्टम इसमें कितना भी हीट दे, केवल टेम्परेचर ही सिस्टम के अंतर्गत इंक्रीज करेगा, लेकिन वो हीट जो होगा कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि भैया वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहां लिख दे रहे हैं वर्क इज नॉट डन, कोई भी वर्क नहीं किया जाएगा सिस्टम में, केवल टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इसलिए नहीं क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, केवल टेम्परेचर इंक्रीज करेगा सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये याद रखना, किस पे, एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम पे। अब क्या होता है,
लेते हैं कोई एक सिलेंडर लिए, इसमें कोई हीट है, वॉल्यूम फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। जबकि यहां पर क्या था, वॉल्यूम फिक्स था, कितना भी हीट दोगे बढ़ेगा नहीं, ये फिक्स है। लेकिन यहां पे प्रेशर है कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, यहां पे मैं हीट दे रहा हूं। अरे बात बताओ, जब मैं इसको हीट दे रहा हूं तो हीट दूंगा तो एनर्जी, तो सबसे पहली बात क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर तो सबसे पहले बात इंक्रीज करेगा सिस्टम के अंतर्गत। अब जब इसमें ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा हीट हो जाएगा तो धक्का मारना स्टार्ट कर देगा सिस्टम पे। जब उस पर प्रेशर देगा तब ये सरफेस बढ़ जाएगा। ये क्यों नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है नहीं, कि वॉल्यूम कांस्टेंट है कि वो वर्क ही नहीं करेगा। तो भैया जब ये प्रेशर को कांस्टेंट, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ेगा, यानी कि ये हीट के द्वारा वर्क भी किया जा रहा है, यहां हीट के द्वारा वर्क भी किया जा रहा है। जबकि एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम पे वर्क जो हीट होता है उसके द्वारा कोई वर्क नहीं किया जाता है। इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो ये भी वर्क करता। यहां पे जहां देखो कि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, ये सरफेस एरिया को ऊपर उठा रहा है, यानी यहां पे ये वर्क कर रहा है ये। अब यहां समझो, यही घर है, यहां का जो छत है सीमेंट बालू का ना हो, वॉल्यूम कांस्टेंट ना हो, यहां पे कोई लकड़ी ले लो, फोम ले लो, ठीक है, फोम ले लो। अब हीट देते जाओ भैया वो जल के खत्म हो जाएगा, बढ़ा देगा वो, यानी कि वो कुछ ना, वो हीट जो होगा वो तो वर्क करेगा ही। जब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो हीट वर्क करेगा। अब देखो यहां पे केवल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, कोई हीट के द्वारा वर्क नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहां पे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और वर्क भी कर रहा है। तो सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, अपने माइंड सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, कौन सा काम कर रहा है इस पे, भैया ये कर रहा है। एट द कांस्टेंट ऑफ सीपी ही तो ज्यादा बड़ा है, क्योंकि भैया ये दो काम कर रहा है। पहली बात तो ये सिस्टम के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है। दूसरा ये कि वो जो हीट एब्जॉर्ब किया उसके द्वारा कार्य भी कर रहा है। क्या कर रहा है, कार्य भी कर रहा है। इसलिए Cp इज ग्रेटर देन द Cv। आप आसानी से लिख सकते हो, आसानी से क्या लिख सकते हो कि Cp इज ग्रेटर देन द Cv बिकॉज एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर heat given to the system, then energy increases in the system and work done। ठीक है, सेकेंड, and the constant of volume, heat given to the system, only heat increases in the system and work is not done, then Cp is greater than the Cv।